2013 से 2017 के दौर को छोड़ दें तो नीतीश कुमार 1995 के बाद से ही भाजपा के सहयोगी रहे हैं। भाजपा ने नीतीश कुमार को काफ़ी प्रमोट भी किया था और सीएम के तौर पर उन्हें मौका भी दिया था। सालों तक भाजपा बिहार में जूनियर पार्टनर के तौर पर रही थी और सुशील मोदी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सर्वे सर्वा के रोल में रहे। अब नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया है तो भाजपा के लिए एक अवसर है कि वो अकेले ही आगे बढ़े। आरजेडी मुस्लिम और यादव वोटों के साथ एक बड़ा बेस रखती है। नीतीश कुमार का फेस गैर यादव पिछड़ों को जोड़ने में भाजपा को मदद करता था। नीतीश कुमार यदि आरजेडी के साथ हैं तो फिर दोनों दलों का सोशल बेस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऐसे में भाजपा के आगे चुनौती होगी कि कैसे वो बिहार में सामाजिक समीकरणों को साधती रहे। ऐसे में भाजपा को नीतीश कुमार की गठबंधन से विदाई के बाद एक बार फिर से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। फिलहाल भाजपा ने साफ कर दिया है कि वो 2024 के लिए सभी लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। 2014 में भाजपा ने छोटे दलों के साथ मिलकर ही बड़ी जीत हासिल की थी और जेडीयू 2 पर ही सिमट कर रह गई थी। 2024 में उसके लिए ये प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की छवि, आरजेडी पर लगे आरोपों और नीतीश कुमार की कमजोर होती छवि की मदद से वो अच्छा प्रदर्शन जरूर कर सकती है। प्रशांत किशोर खुद भी कह चुके हैं कि बार बार इस तरह से नए कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से नीतीश कुमार की छवि पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। जातीय समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से पोलराइजेशन धर्म के आधार पर हुआ है। बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई बहुत अलग नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक जीत हासिल की है, एक ऐतिहासिक जीत कही जाएगी, और समाजवादी पार्टी जो कि जीतते जीतते हार गई, उसके बाद में ये स्थितियां बनने लगी हैं कि बिहार में भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी बड़ी ताकत हो सकती है। बीजेपी और आरजेडी के बीच भी सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई कि उसकी मजबूरियां नीतीश कुमार ना रहते। नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी बने हुए थे। बीजेपी सत्ता में बनी रहती और फिर चुनाव में जाती, या फिर अगले चुनाव के पहले कोई नए समीकरण देखने को मिलते, या फिर नीतीश कुमार का जो अपना डर था कि उनकी पार्टी में फूट हो जाएगी। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण और जो फेरबदल देखने को मिला महाराष्ट्र में, उसका बड़ा इम्पैक्ट बिहार पर माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के मन में कई बातें बैठ गईं, कुछ चीज़ें एक साथ हुई जो समझने जैसी है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा चुनाव, बिहार में उलटफेर, इन सभी समीकरणों में देखा गया कि विपक्ष में ज़बरदस्त बिखराव है। विपक्ष की कोशिशें इन दोनों ही चुनाव के बाद शुरू हुई, जो कि असफल भी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवारों के साथ में एक ज़बरदस्त बिखराव देखने को मिला। राष्ट्रपति चुनाव में कई गैर एनडीए दल बीजेपी के साथ चले गए। आदिवासी चेहरे को वोट देने की मजबूरी, जगदीप धनखड़ के साथ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी कई गैर एनडीए दल साथ में आते दिखाई दिए। यहाँ पर ममता बनर्जी एक किनारे चली गई। ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव की सबसे बड़ी ताकत थी, उन्होंने ही उम्मीदवार को उतारा था। उपराष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल बाहर हो गई। अब बात आती है कि क्या इस वक्त विपक्ष में किसी बड़े चेहरे का एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है और किसी एक छाते के नीचे सभी राजनीतिक दल जा सकते हैं। हर रिपोर्ट में लगभग हमने आपको ये बात बताई है। शरद पवार का वो कोट याद रखिए, यदि 2024 के चुनाव के लिहाज से मैदान में उतरना है तो कांग्रेस ही वो केंद्रीय दल दिखाई देता है जिसके साथ में सारे दल आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? महागठबंधन की एक रूपरेखा इसी बिहार में रखी गई थी। ये महागठबंधन का हिस्सा अब भी कांग्रेस है। ये पहला मौका है हाल के दिनों में जब कांग्रेस के लिए बुरी 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 खबरों के बीच में एक अच्छी खबर आई, उनको भी मंत्री पद दिए जा रहे हैं, वो सरकार का हिस्सा बन गए। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे समीकरण में कांग्रेस की अहम भूमिका है। हमारी उस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा जिसमें सोनिया गांधी की भूमिका के विषय में हमने आपको बताया है। लालू प्रसाद यादव कैसे उनका सम्मान करते हैं, कैसे उनकी बात को मानते हैं। लालू हर मौके पर, हर परिस्थिति में सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे हैं। ये दिखाता है कि आरजेडी कांग्रेस के बहुत करीब है। आरजेडी ही कांग्रेस के करीब नहीं है, जेडीयू के रिश्ते भी कांग्रेस से कभी खराब नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरणों को जानते हैं। वो जानते हैं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर पटना में ही कह रहे हैं, बिहार की ज़मीन पर ही कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी बचेगी, तो इसमें फिर मंशा को समझने की क्या ज़रूरत है? ये डर बैठता है। महाराष्ट्र में हुआ भी यही। शिवसेना के साथ इतना लंबा गठबंधन या इतना लंबा रिश्ता था, वो हालांकि शिवसेना की अपनी वजह से टूटा था,
लेकिन बाद में जिस तरह से शिवसेना में फूट हुई, उसने उन सभी सहयोगी दलों को डराया होगा जो छोटे दल हैं और जिनके कुछ विधायक टूटने के बाद ही पार्टी पर खतरा मंडरा सकता है, जैसे उद्धव ठाकरे के ऊपर मंडरा रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार ने यही बेहतर समझा कि वो आरजेडी के साथ चले जाएं। आरजेडी के साथ समीकरण बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल सरकार तो चला ले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगले चुनाव में वो बहुत मुमकिन है मोदी के खिलाफ ही एक चेहरा दिखाई पड़े और मोदी के खिलाफ ही लड़ते दिखाई दें। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो जानते हैं बीजेपी अब धीरे धीरे सहयोगियों से ऊपर उठना चाहती है या अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं रह गया। अब एनडीए बिल्कुल अलग थलग बिहार में पड़ गया, जो अभी तक सत्ता पक्ष में था, और एनडीए में भी खासतौर पर बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, ये आपको अब विपक्ष में दिखाई देंगे। नीतीश कुमार ने फिर सरकार बना ली और सबसे बड़ा समीकरण ये है कि 2024 के चुनाव के लिहाज से किसको क्या नफ़े नुकसान हो सकते हैं वो भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि पर ज़रूर इसका असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर भी इस बात को कह चुके हैं, लगातार उनकी सीटें कम हो रही हैं, नए कॉम्बिनेशन उनके काम आने से ज़्यादा उनकी छवि को बिगाड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के सामने अब चुनौती होगी अपने दम पर चुनाव लड़ना। हालांकि ये राजनीति है, यहाँ पर ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। देखना होगा क्या चुनाव से पहले कुछ नए समीकरण फिर बनते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।